जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आज है 8 जून और आज के जो न्यूज़पेपर है उसमें ज़बरदस्त करंट अफेयर्स के न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर सेडिशन से पूरा भरा हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा है कि जो हमारी पीडीएफ है उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है वो बार बार हमें पढ़ने की, वीडियोस में इनकलकेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीडीएफ जो है वो सीधा आप यहाँ पर टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे, मयूर मोगरे आपको सर्च करना है और वहाँ से आपको जो भी पुराने न्यूज़ आर्टिकल्स है वो सभी एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो रिवाइज़ करने में काफ़ी आसानी होगी। इसलिए मैंने कहा है कि अगर आप सीरियस हो एग्ज़ाम के लिए तो ये पीडीएफ आपके लिए रामबाण इलाज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेडिशन पूरा भरा हुआ है। सेडिशन से मतलब समझ लीजिए 2-3 आर्टिकल्स और 2-3 न्यूज़ जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं सेडिशन के बारे में। तो सेडिशन के ऊपर हमने सब कुछ कवर किया हुआ है कि सेडिशन क्या होता है ना। देन उसके बाद उसका ओरिजिन किस तरीके से हुआ है, उसी के साथ साथ सेडिशन जो है वो क्या कहता है, पनिशमेंट किस बेसिस पर दी जाती है, रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है, एंड देन उसके बाद इश्यूज़ क्या क्या है। तो सब कुछ हमने यहाँ पर कवर किया हुआ है सेडिशन के बारे में। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पर हमने सेडिशन के बारे में कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो ली हुई है, जो आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकती है। तो इससे आगे आपको और कोई भी पॉइंट आने दीजिए ना, बड़े से बड़े पॉइंट आने दीजिए, और आपको कोई भी पॉइंट जो है वो ऐड करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सेडिशन जो आज भरा हुआ है न्यूज़पेपर में वो हम कवर नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है। तो फटाफट से जाइए, जो पीडीएफ मैं शेयर करूँगा टेलीग्राम पर, वहाँ से फटाफट सेडिशन जो है उसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दूसरी न्यूज़ जो देखने को मिल रही है वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में। तो यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्लस पीडीएस, ये दोनों ही हम यहाँ पर कवर कर लेंगे, जिससे कि दोनों ही हमारा एक साथ यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। एमएसपी क्या ज़रूरी एग्जाम पर्सपेक्टिव से? बिल्कुल ज़रूरी है। आप देखोगे 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया था और 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। एमएसपी मतलब जो नाइजर सीड्स है उसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है 2023 की प्रीलिम्स एग्जाम में। तो इसीलिए एमएसपी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक एक चीज़ में आगे बढ़ रही है, जो एग्ज़ाम है वो आगे बढ़ रही है। कि यहाँ पर पहले होता था कि सिर्फ एमएसपी जो है वो क्या है वो पूछा जाता है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एमएसपी में जो खरीफ क्रॉप है, रबी क्रॉप से, उस पर कितना एमएसपी दिया जाता है। तो इसलिए हमें एक कदम जो है वो आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो बेसिकली अभी हुआ क्या है, सेंटर ने अनाउंस किया है 5.3% टू 10.35% हाइक मिनिमम सपोर्ट प्राइस में जितने भी खरीफ क्रॉप्स हैं उनके ऊपर। तो यहाँ पर क्या होगा, आप जब यहाँ पर खरीफ क्रॉप जो है उसमें जब प्राइस की बढ़ोतरी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है कि समझ लीजिए कि कोई फार्मर है। अब वो फार्मर जो है उसको समझ लीजिए कोई भी जो उड़द है उसको उगाने में उसको लग रहे हैं 1 लाख रुपीज़। अब वो जब बेचने के लिए जा रहा है तो मार्केट में कोई भी नहीं खरीद रहा है, सबको बोल रहे हैं 50,000 रुपये में ही हम खरीदेंगे। अब यहाँ पर गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट बोल रही है कि अगर आप किसी को नहीं बेच पाए तो हम 1.5 लाख रुपए में खरीद लेंगे आपसे। तो यहाँ पर अगर वो किसी को 2 लाख रुपए या उससे ऊपर नहीं बेच पा रहा है तो वो सरकार को बेच देगा। अब सरकार क्यों खरीदेगी? सरकार यहाँ पर जो अन्न देती है ना, जो गरीबों में बांटती है, तो उनके लिए यहाँ पर पीडीएस सिस्टम जो है वो उसके थ्रू यहाँ पर काम आ जाता है। तो इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है गवर्नमेंट यहाँ पर खरीदती है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, खरीफ क्रॉप जो है उसके ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहाँ पर इंक्रीज़ किया गया है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे तो हाईएस्ट इंक्रीज़ जो है वो मूंग में हमें देखने को मिला है और लोवेस्ट जो है वो हमें उड़द पर देखने को मिला है। अब सवाल ये भी आता है कि मूंग पर हाईएस्ट इंक्रीज़ क्यों किया गया है और उड़द पर लोवेस्ट इंक्रीज़ क्यों किया गया है। अब यहाँ पर कितना इंक्रीज़ किया गया है ये अगर हम देखें तो यहाँ पर पूरा जो कच्चा चिट्टा है गवर्नमेंट का वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। आप देख सकते हो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है खरीफ मार्केटिंग सीजन्स पर जो इंक्रीज़ किया गया है, तो 2022-23 में कितना था, 2023-24 में कितना था। तो यहाँ पर आप देखोगे मूंग जो है उस पर 10.3% जो है वो इंक्रीज़ किया गया है। वही अगर हम उड़द देखते हैं तो यहाँ पर 5.3%, 5.3 जो है वो यहाँ पर इंक्रीज़ किया गया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर देखो कि आप कॉटन जो है उस पर भी 10.03 इंक्रीज़ किया गया है। सीसम इस पर किया गया है, कॉटन मीडियम स्टेपल इस पर किया गया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको पता रहनी चाहिए। अब सबके आंकड़े हमें याद रखने की ज़रूरत है? जी नहीं। सबसे ज़्यादा किस पर किया गया था वो याद रखने की ज़रूरत है, सबसे कम किस पर किया गया था वो याद रखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर आपके लिए मैं एक होमवर्क जो है ना वो भी देना चाहता हूँ। क्या होमवर्क है? होमवर्क ये है कि ये जो मूंग और उड़द है
अब देखिए नाइजर सीड जो है उस पर क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि वो न्यूज़ में चल रही थी, उसका प्रोडक्शन जो है वो डाउन हुआ था, जिस वजह से उस पर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। उसी तरीके से अब यहाँ पर मूंग जो है और उड़द जो है इसके बारे में भी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो रहना ज़रूरी है। देखिए इतने सारे क्रॉप्स है, खरीफ क्रॉप इतने सारे हैं, रबी क्रॉप इतने सारे हैं, क्या सभी के बारे में जितना डीपली उन्होंने नाइजर सीड्स के ऊपर पूछा था, क्या उतना डीपली हमें सब क्रॉप्स के ऊपर करने की ज़रूरत है? जी नहीं, हमें उतना ही करना है जो कि न्यूज़ में चल रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेंड को समझिए, जो यूपीएससी का ट्रेंड रहा है उसको समझिए, जो पैटर्न है उसको समझिए, अपने आप जो क्वेश्चंस है वो आपके सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। तो मूंग अगर हम देखते हैं तो मूंग आपको ध्यान में रखना है कि प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, जो प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है, पिछले कुछ सालों में प्रोडक्शन जो है वो ट्रेंड क्या रहा है, ट्रेंड इंपॉर्टेंट होता है, इंक्रीजिंग ट्रेंड पर है या डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है। तो ये मूंग के बारे में भी आपको पता रखना है, उड़द जो है उसके बारे में भी आपको पता रखना है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अब ये भी बोला गया है कि ये जो एमएसपी बढ़ाई गई है, देखिए एमएसपी नहीं बढ़ा है तो वैसे चिल्लाना हो जाता है कि एमएसपी नहीं बढ़ा रहे हैं, फार्मर के लिए सरकार जो है वो कुछ नहीं करती है, फार्मर की है ही नहीं, सूट बूट की सरकार है, फलाना ढिमकाना। अब बढ़ा है तो लोग चिल्ला रहे हैं कि इन्फ्लेशन 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 बढ़ेगा। अब इन्फ्लेशन जो है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि समझ लीजिए कि एक कोई चीज़ है, ठीक है, अगर वो समझ लीजिए कि 1.5 लाख रुपए जो है उसकी यहाँ पर इंक्रीज़ कर दिया गया है। ठीक है, अब गवर्नमेंट जो है पहले बोल रही थी कि हम अगर आप किसी को नहीं बेच पाए तो हम 1.2 लाख में आपसे ख़रीद लेंगे। तब फार्मर के पास बैरियर क्या था, 1.2 लाख के ऊपर उसको बेचना है, अगर नहीं बेच पाया तो गवर्नमेंट जो है उसको 1.2 लाख पर ख़रीद लेगी। लेकिन अब जो फार्मर है उसका बैरियर क्या है, 1.5 लाख रुपए, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ कर दिया तो अब 1.5 लाख रुपए है। तो अब 1.5 लाख के ऊपर अगर कोई नहीं खरीद पाया तो वो गवर्नमेंट को बेचेगी। समझ लीजिए अगर उसने 2 लाख रुपए में किसी को बेच दी, ठीक है, तो 2 लाख रुपए में बेच दी तो वो जिसने खरीदा है 2 लाख में, वो तो 2.5 लाख में बेचेगा, है ना, वो भी अपना प्रॉफिट बनाएगा। मतलब यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो क्या होगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। क्लियर है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो प्रोडक्शन है उसमें शॉर्टफॉल देखने को मिल रहा है। तो शॉर्टफॉल जब आता है मतलब समझ लीजिए जो सप्लाई वो अगर कम हो रहा है तो अपने आप प्राइजेस जो है वो इंक्रीज होते हैं, और सप्लाई कम है उसमें भी अब यहाँ पर ये क्या हो गया, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गया। तो अब कॉस्ट पुश और उसके साथ साथ यहाँ पर डिमांड जो पुल है, दोनों इन्फ्लेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको इन्फ्लेशन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो रहना ज़रूरी है। तो ये बेसिक जो फंडे हैं ये सारे क्लियर करना है आपको। तो आपको यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स जो है उसमें एनरोल करना होगा। यूपीएससी बाकी स्टेट पीएससी के फाउंडेशन कोर्सेज जो है वो अवेलेबल है कहाँ पर है, तो एमएम अकेडमी ऐप जो है ये आपको डाउनलोड करना है। एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड करोगे, यहाँ पर आपको लोवेस्ट प्राइसेस पर हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट सभी इकोनॉमी, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रीलिम्स, मेंस दोनों ओरिएंटेड है। चलिए, तो यहाँ पर अब खरीफ सीज़न की जब हम बात कर रहे हैं तो खरीफ सीज़न क्रॉप जो है सोन किए जाते हैं जून से जुलाई के बीच में। हार्वेस्टिंग जो है वो सितंबर से अक्टूबर के महीने में होती है। देखिए जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है ये भी याद रख लीजिए। इसमें क्रॉप्स कौन कौन से हैं, राइस, मेज, जवार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। स्टेट्स कौन कौन से हैं, आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि भाई एमएसपी क्या है। एमएसपी जो मैंने आपको बोला, मिनिमम जो प्राइस है जिस पर गवर्नमेंट परचेस करती है क्रॉप्स को फार्मर से, ठीक है, तो उससे कहा जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये आपने कई बार सुना होगा, कई बार आपने इसको जो अच्छे तरीके से पढ़ा भी होगा। तो मिनिमम प्राइस होती है जिस पर गवर्नमेंट जो है वो परचेस करती है, ठीक है, फार्मर से, कि फार्मर और किसी को नहीं बेच पा रहे, हमको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर दे दो। तो यहाँ पर क्रॉप जो है एमएसपी के अंडर में, तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस रिकमेंड करती है एमएसपी को फॉर 22 मैंडेटेड क्रॉप्स एंड फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस फॉर शुगर केन। शुगर केन के ऊपर एमएसपी है क्या भाई, एमएसपी जो है वो तो उस एमएसपी तो है, लेकिन उसको एमएसपी नहीं बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस जो है ये यहाँ पर बोला जाता है। अब आपको CACP जो है इसके बारे में भी पता रहना ज़रूरी है। तो ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है। अब यहाँ पर CACP अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के लिए। अब इसमें मैंडेटरी क्रॉप्स में 14 क्रॉप्स है खरीफ सीजन के, 6 रबी क्रॉप्स हैं और 2 कमर्शियल क्रॉप्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फैक्टर्स कौन कौन से हैं कि भाई क्या लिया जाता है, ऐसे ही अनसंड बोल दिया जाता है कि नहीं भाई 1 लाख उनको खर्चा आ रहा है, हम 1.5 लाख रुपए दे देंगे, ऐसा अनसंड बोला जाता है कि जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। इस पर कुछ क्राइटेरियाज जो है वो लिए जाते हैं। अब इसमें क्राइटेरियाज जो है वो कौन से लिए जाते हैं, तो इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर A2 प्लस FL एंड C2 ये सारे क्राइटेरियाज जो है हमें देखने को मिलते हैं। अब इसमें आप देखोगे तो A2 मतलब होता है सभी पेड आउट कॉस्ट डायरेक्टली जो यहाँ पर फार्मर के द्वारा की जा रही है। ठीक है, इसमें जो फार्मर है वो सीड्स पर खर्चा करता है,
वो फर्टिलाइज़र्स पर खर्चा करता है, वो काय पर करता है, पेस्टिसाइड्स पर खर्चा करता है, वो लेबर्स पर खर्चा करता है। तो ये सारी कॉस्ट समझ लीजिए अगर उसको आ रही है 80,000, ठीक है, तो ये 80,000 जो है ये हो गया A2। ये क्या हो गया, A2 हो गया, ठीक है। तो ये A2 में आता है। A2 प्लस FL मतलब क्या होता है, इसमें अनपेड फैमिली लेबर्स। अब देखिए यहाँ पर जो ये सारे फार्मिंग की जा रही है तो ये 80,000 हुआ है, ठीक है। अब फार्मर जो है उसके समझ लीजिए उसके बच्चे जो है वो भी फार्म पर जा रहे होंगे, हो सकता है उसकी बीवी जो है वो भी फार्म पर जा रही होंगी, है ना। तो वो जो है, वो जो लोग हैं वो तो उनको पेमेंट कर रहा है क्या, वो नहीं कर रहा है, तो वो तो अनपेड लेबर हो गए। मतलब बेसिकली प्राइस जो है वो 80,000 ही हो रही है, लेकिन उसी के साथ साथ ये लोग जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वो भी प्राइस यहाँ पर जोड़ी जाती है A2 प्लस FL में। जो फैमिली लेबर है वो भी यहाँ पर ले लिए जाते हैं। तो मतलब समझ लीजिए 80,000 प्लस यहाँ पर अगर आप बाहर के लोग ला रहे होते, घर के लोग काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन बाहर के लोग ला रहे होते तो और 20,000 रुपये जो है खर्चा हो जाता। इसलिए अब यहाँ पर टोटल 1 लाख रुपये जो है हम कंसिडर करेंगे। तो ऐसा यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो करती है। अब इसमें एक और क्राइटेरिया आता है जो कि होता है C2। ये मोर कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट फैक्टर होता है, जिसमें यहाँ पर जो लैंड है ना, उसका भी कैपिटल एसेट वो भी यहाँ पर गिना जाता है A2 प्लस FL के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखोगे तो CACP जो है कंसिडर्ड बोथ A2 प्लस FL एंड C2 कॉस्ट। कुछ MSP के लिए मतलब ये देखा जाता है ना। CACP रिकॉर्ड करता है A2 प्लस FL कॉस्ट फॉर रिटर्न्स, ठीक है। C2 कॉस्ट जो है वो यूज़ की जाती है प्राइमरीली एज ए बेंचमार्क फॉर रेफरेंस कॉस्ट, कि बार रेफरेंस कॉस्ट जो है वो क्या रहेगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया है, पूरा पर्सपेक्टिव समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ज़रूरत क्या है MSP की। देखिए जो MSP होता है ये फार्मर्स को बचाता है, फार्मर्स को बचाता है। मतलब फार्मर जो है वो सफ़र ना हो। जो कमोडिटी प्राइस है सडनली अगर डिक्रीज़ हो जाए तो उसमें अगर वो उनको ख़रीदने वाला ना हो तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम्स ना आए। ट्विन शॉक्स, डीमोनेटाइजेशन एंड GST रोल आउट हुआ, उसके वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए, है ना। तो इसी वजह से क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ये शॉक प्रूफ हो जाती है अगर MSP जो है वो दी जाती है। डीजल के प्राइसेस बोलिए, इलेक्ट्रिसिटी बोलिए, फर्टिलाइजर्स बोलिए, है ना। तो ये भी यहाँ पर फार्मर के लिए क्या है, एक मिजरी का काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाती है। अब यहाँ पर क्या है कि MSP जो है वो हमें कुछ ही क्रॉप्स पर देखने को मिलती है। क्या सभी क्रॉप्स पर है क्या, जी नहीं, कुछ क्रॉप्स पर ही देखने को मिलती है। अब ये कौन कौन से क्रॉप्स है, तो यहाँ पर आपको पूरा चार्ट जो है वो दिया हुआ है। खरीफ क्रॉप कौन कौन से हैं, रबी क्रॉप कौन कौन से हैं, एंड यहाँ पर कैलेंडर ईयर क्रॉप कौन कौन से हैं। तो ये सारे जो क्रॉप्स है ये आप एक बार नज़र डाल लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इसमें से आपको कोई क्रॉप के बारे में, खरीफ है ये रबी है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। अब देखिए जो चीज़ सभी को पता है, जैसे ये पैडी हो गया, व्हीट हो गया, ये सभी को पता है कि भाई ये जो है खरीफ क्रॉप या रबी क्रॉप में आते हैं। इवन जवार, बाजरा, रागी, मेज़, मतलब जो बेसिकली समझ लीजिए मिलेट्स है, ये भी पता रहते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अरहर, मूंग, उड़द ये भी पता रहते हैं। इवन कॉटन जो है ये भी पता रहता है। ग्राउंडनट जो है ये भी समझ लीजिए, ये भी काफ़ी लोगों को पता रहता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो आता है सनफ्लावर, सोयाबीन, सिमसम एंड नाइजर सीड्स। अब देखिए UPSC ने क्या किया है, यहीं पर क्वेश्चन पूछ लिया, यहीं पर क्वेश्चन पूछ लिया। क्या पूछा, खरीफ क्रॉप है, स्टेटमेंट सही है या गलत है ना। अब यहाँ पर MSP जो है वो दी जाती है क्या, ये जो है ये एक बार का भले ही आप यहाँ पर समझ लीजिए कि थोड़ा लगा लो कि भाई MSP दी जाती होगी या नहीं दी जाती होगी, दी जाती होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब ये खरीफ है या रबी है, इसमें काफ़ी बड़ा कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट हो सकता था एग्ज़ाम में, है ना। तो ये जो चीज़ है ये चीज़ आपको इस तरीके से ध्यान में रखनी है। यहाँ पर आपको तोरई, सनफ्लावर, है ना, मसूर, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है जो आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली क्या होती है, ये यहाँ पर फार्मर्स को एम्पावर करती है। तो इनफेक्टिव इम्प्लीमेंटेड होती है यहाँ पर, ठीक है, प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होना, प्रोक्योरमेंट प्राइस जो है वो ज़्यादा रखना, हमारे व्हीट पैडी डोमिनेटेड यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, मिडल मैन डिपेंडेंट यहाँ पर हो जाती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है MSP को लेकर। वे फॉरवर्ड क्या होगा, गवर्नमेंट जो है उन्होंने यहाँ पर सही तरीके से प्री डिफाइंड लेवल पर काम करना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जो है वो भी दी जानी चाहिए कि भाई आप यहाँ पर न्यूट्रिशन वाली डाइट जो है वो भी इंक्लूड करो, हम यहाँ पर उस पर भी MSP जो है बढ़ा कर देंगे। ज़्यादा एनिमल हस्बेंड्री, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। जो एनिमल प्राइसिंग एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी है वो भी यहाँ पर सही तरीके से स्टेट सपोर्टेड जो है वो रहनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती है।
अब हम आते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। एमएसपी जो है उसके थ्रू गवर्नमेंट ने प्रोक्योर कर लिया। अब गवर्नमेंट क्या करती है, मोदी जी खुद के घर में बोरियां रखते हैं क्या? जी नहीं, खुद के घर में थोड़ी बोरियां रखेंगे, क्या करेंगे? थोड़ा सा अनाज खाते हैं वो, खुद के घर में बोरियां रख के करेंगे क्या? तो इसलिए वो कहा जाता है, वो जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के पास, जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, है ना, इन सभी के पास जाता है। और बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है प्रोक्योरमेंट एंड स्टोरेज की, कि भाई तुम यहाँ पर स्टोर करके रखो, ट्रांसपोर्ट करो, प्रोक्योरमेंट, ये सारी जो चीज़ें हैं हम यहाँ पर इस तरीके से देंगे। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट जो यहाँ पर बोलती है कि 2 रुपये में हम गेहूँ देंगे, 3 रुपये में हम ये देंगे, 4 रुपये में हम ये देंगे, ये कहाँ से देती है? जो इनके पास स्टोर्ड अनाज है वहीं से देती है ना। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो पीडीएस सिस्टम इवॉल्व किस तरीके से हुआ, ये मेंस में पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये इनकलकेट किया है कि एक ही बार में आपका सब कुछ हो जाएगा। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था अराउंड वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पर एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट। यहाँ पर अगर कोई भी समस्या आती है, समझ लीजिए कोई ऐसी बरसात आ गई जिसमें जो अनाज है वो पूरा तहस नहस हो गया, तो हमारे पास तो अनाज ही नहीं रहेगा खाने के लिए, हमें क्या बाहर कंट्री से मांगना पड़ेगा? नहीं, हमारे पास स्टोरेज है ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो उसने स्टोर करके रखा हुआ है, तो वहीं से अनाज जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है वो हमें देखने को मिलता है। अलग अलग जो गवर्नमेंट अंत्योदय योजना ये सारी चीज़ें चलाती है, ये भी इसी बेसिस पे चलाती है। ठीक है, तो ये फंक्शन किस तरीके से, वही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के थ्रू प्रोक्योर करना एंड देन उसके बाद यहाँ पर जो पब्लिक न्यूट्रिशन सिस्टम है उससे डिस्ट्रीब्यूट करना। इससे फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। फूड प्राइजेस जो है वो स्टेबलाइज रहते हैं, नहीं तो फिर किसी दिन बरसात आ गई, किसी रोज़ बरसात आ गई और पूरी तबाही मच गई, और फिर उसके बाद हमारे पास फूड जो है वो है ही नहीं, फूड है ही नहीं, तो फिर क्या होगा, इन्फ्लेशन एकदम हाई हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट बोलेगी हमारे पास है, तो सप्लाई यहाँ पर मेंटेन रहेगा, सप्लाई मेंटेन रहेगा तो प्राइजेस भी मेंटेन रहेंगे। समझ में आ गया आपको? ये मैं इसलिए फास्ट बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए इन्फ्लेशन जो है वो किस वजह से काम करता है, किस वजह से नहीं, आपके सीधा दिमाग में रहना चाहिए। और ये है किस पर, डिमांड एंड सप्लाई, है ना, डिमांड एंड सप्लाई। तो ये चीज़ें आपके, और अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम है और आपको एमएम अकेडमी ऐप के लेक्चर्स नहीं देखने हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप जो यूट्यूब है उस पर फ्रीली मैंने लेक्चर डाला हुआ है इन्फ्लेशन के ऊपर। तो इन्फ्लेशन बाय मयूर मोगरे आप डालिए, 1.5 घंटे का कुछ तो भी लेक्चर है, सब कुछ कॉन्सेप्ट आपके वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, उसी पर सब कुछ डिपेंडेंट है। ये मेंटेन करता है बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, रिच डिस्ट्रीब्यूशन जो है ग्रेन का वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। कुछ प्रॉब्लम्स भी है, जैसे बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करना कि भाई कौन सही में है, कौन इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है, उसमें एरर रहते हैं। फूड ग्रेन्स जो है उसमें लीकेज हमें देखने को मिलते हैं। प्रोक्योरमेंट जो उसमें भी इश्यूज़ रहते हैं। स्टोरेज जो है उसका प्रॉब्लम है कि भाई गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो स्टोर कर सके, उसकी वजह से वेस्टेज भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे जितना जितना बफर स्टॉक चाहिए बहुत ज़्यादा उसमें स्टोर करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर पीडीएस रिफॉर्म्स में अगर हम देखते हैं तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन करने के लिए सही टेक्निक जो है उसका इस्तेमाल होना चाहिए। टेक्नोलॉजी बेस्ड रिफॉर्म्स जो है वो हमें यहाँ पर लाने चाहिए। ठीक है, तमिलनाडु ने यूनिवर्सल पीडीएस जो है वो इम्प्लीमेंट किया है, जैसे कि एवरी हाउस होल्ड इज एंटाइटल्ड सब्सिडाइज फूड ग्रेन, कि भाई वहाँ पर इंक्लूजन एक्सक्लूजन का कोई फंडा ही ना रहे। ठीक है, पीडीएस वर्सेस कैश बेनिफिट ट्रांसफ़र, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। बेसिकली क्या है कि आप पीडीएस दो, इससे अच्छा क्या है कि आप एक काम करो, कैश जो है उसको ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र टू रिड्यूस नीड ऑफ ह्यूज फिजिकल मूवमेंट ऑफ ग्रेन, है ना, आप सीधा पैसा दे रहे हो, पैसा भेज रहे हो बैंक अकाउंट में, और तो यहाँ पर वो खुद से खरीद पाएगा, है ना, कहीं से भी दुकान से खरीद ले, कहीं से भी खरीद ले। मतलब गवर्नमेंट जो है उसके पास यहाँ पर फूड ग्रेन जो है उसको इतना मूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ग्रेटर ऑटोनॉमी जो है बेनिफिशियरीज को मिलेगी कि भाई उसको कंज्यूम क्या करना है। आप वहाँ पर उसको दे रहे हो, समझ लीजिए व्हीट दे रहे हो, आप उसको दे रहे हो राइस, लेकिन उसको राइस और व्हीट नहीं खाना है, उसको खाना है भाई बटर, तो फिर वो अपने हिसाब से खा सकता है। डाइटरी डाइवर्सिटी जो है वो एनहांस हो सकती है, लीकेज जो है वो रिड्यूस हो सकते हैं, बेटर टारगेटिंग जो है वो हो सकती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो हो सकता है, सब कुछ यहाँ पर हो सकता है। उसको अगर दारू ही पीना है, नहीं खाना है अनाज, तो क्या करेंगे भाई, फोर्स थोड़ी कर सकते हो तुम, तो उसको पैसा दे दो, उसको बेचारे को अड्डे पे जाने दो, उसको दारू पीने दो, है ना, ये चीज़ है। तो पीडीएफ वन ऑफ द बिगेस्ट वेलफेयर प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट का, वो दारू पीना वैसे हानिकारक है, नहीं पीनी चाहिए। ठीक है, वेलफेयर प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पीडीएस के बारे में भी पता रहने ज़रूरी है। देन उसके बाद यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन जो है इस पर हम आते हैं। ये इकोनॉमी का सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इंटरनेशनल रिलेशन अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें जो न्यूज़ देखने को मिलती है वो बेसिकली काय की है, वो है जो अपना
नॉर्थ नाइजीरिया है उसकी, तो नाइजीरिया ये आ गई। तो ये नाइजीरिया अगर आप देखोगे, ये न्यूज़ जो है ये देखने को मिल रही है। ओके, तो ये नाइजीरिया कहाँ गया भाई साहब, हाँ, तो ये नाइजीरिया है। यहाँ पर आप देखोगे ये अफ्रीका खंड हमें देखने को मिलता है, ठीक है, अफ्रीका। एंड यहाँ पर आप देखोगे ये सऊदी अरेबिया है, ये रेड सी है ना। एंड यहाँ पर आपको सोमालिया देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको अरेबियन सी देखने को मिलता है जिसमें एक साइक्लोन भी आया है। और साइक्लोन जो है जो आया है, समझ रहे हो आप, साइक्लोन जो यहाँ पर आया है, ये साइक्लोन का नाम बांग्लादेश ने दिया हुआ है। अब साइक्लोन के बारे में ऑलरेडी मैंने पूरा ज़बरदस्त तरीके से डिटेल वीडियो जो है वो आपके सामने लाया हूँ, इसलिए मैं साइक्लोन इसमें कंसीडर नहीं किया हूँ, ठीक है। लेकिन पीडीएफ में मैंने जो इसका नाम है वो प्लस कौन से देश ने दिया है वो डाल दिया है, जिससे कि अगर आपको आता है तो वो आप उसका जवाब दे सकते हो रिवाइज़ करके। देन उसके बाद यहाँ पर अफ्रीका खंड है, यहाँ पर हमें नाइजीरिया देखने को मिलता है। अब सवाल ये आता है कौन कौन से कंट्री से बॉर्डर करता है, तो ये सारी कंट्रीज़ जो है उससे बॉर्डर करता है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको पता रहने चाहिए, तो यहाँ पर आपका मैप काफ़ी अच्छे तरीके से कवर हो जाता है। अब यहाँ पर नाइजीरिया जो है हुआ क्या है, 29 में हिस्टोरिक यिन यांग मूवमेंट जो है नाइजीरिया के लिए अफ्रीका मोस्ट पॉपुलस कंट्री एंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। पॉजिटिव साइड में पीसफुल ऑर्डरली ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है वो हमें देखने को मिला है। नहीं तो मोस्टली अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज़ देखोगे तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में हमें जो कूप है वही देखने को मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पर सही तरीके से ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है पीसफुल तरीके से हुआ है। अब देखिए नाइजीरिया जो है उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है, वो नाइजीरियन लीडरशिप जो है वो रियलाइज़ नहीं कर सकती है सोशियो इकोनॉमिक जो पोटेंशियल है अफ्रीका के पास। ऑयल रिच है, फर्टिलिटी है कंट्री में, लेकिन फिर भी अनाज नहीं हो पा रहा है, ऑयल नहीं निकल पा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। एंडेमिक इश्यूज़ जो है इनसिक्योरिटी, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन जो है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। प्लस उसी के साथ नाइजीरिया जो है डीबियस डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, तो बहुत ज़्यादा गरीबी लिखा के नीचे भी लोग वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, है ना। उसी के साथ यहाँ पर वेरियस एनर्जेटिक अटेम्प्ट्स, कंट्री का ग्रिड पावर जनरेशन जो है वो यहाँ पर स्टक रह रहा है, वो यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। $25 बिलियन सेंड करने के बाद भी ऑयल रिफाइनरीज में यहाँ पर लेस दैन 30% ऑफ कैपेसिटी वो काम कर रही है। तो मतलब सब कुछ यहाँ पर धंसा हुआ है अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज़ खासकर नाइजीरिया की बात करते हैं। तो सोल्यूशन क्या हो सकता है कि भाई सुन लो, नाइजीरियन प्रेसिडेंट को भेज देना है वीडियो कि वो इस तरीके से काम करे। रीजनेबल कॉम्पिटेंट सिविल सर्विस एंड प्रोफेशनल सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट जो है होनी चाहिए कि भाई इंडिया से रिक्रूट करो ना। हम वहाँ पर जो समझ लीजिए यहाँ पर 1000 जगह जो है वो निकलती है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, तो वहाँ पर इंडिया ही कंडक्ट करेगा, ठीक है। वहाँ पर रिक्रूटमेंट होगी, इंडिया कंडक्ट करेगा। समझ लीजिए यहाँ पर 1000 वैकेंसी निकल रही है तो वैकेंसी सीधी बढ़ के यहाँ पर 5000 तक भी हो सकती है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर की जा सकती है कि लेकिन सैलरी नाइजीरिया को ही देना पड़ेगा, वो सब कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, सिविल सर्वेंट्स भी यहाँ पर बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर तो ठीक है, अब थोड़ा बहुत यहाँ पर जो भपका है वो कम होते जा रहा है, लेकिन वहाँ पर तो नया नया भपका रहेगा, तो एकदम ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर रिस्पेक्ट ये सारी चीज़ें मिलेगी। तो क्या है, कॉम्पिटेंट सिविल सर्वेंट प्रोफेशनल सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए। दूसरा, प्रोएक्टिव हैंड होल्डिंग जो है नाइजीरिया का वाइब्रेंट एंटरप्रेन्योरल क्लास का, वो होना चाहिए कि भाई वहाँ पर जो एंटरप्रेन्योरल क्लास है वो बढ़ ही नहीं रहा है, बढ़ा ही नहीं दिया जा रहा है ना। पर्टिकुलरली इनफॉर्मल सेक्टर अगर हम देखते हैं तो वो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। नाइजीरिया की यंग सोसाइटी जो है ना, वो यहाँ पर बेटर एजुकेशन, स्किलिंग, जॉब्स, ये सब कुछ वहाँ पर प्रोवाइड किया जाना चाहिए। नाइजीरिया को लार्ज फर्टाइल इरिगेटेड लैंड जो है वो उससे ब्लेस्ड है, लेकिन फार्मिंग सेक्टर डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो फार्मिंग सेक्टर को यहाँ पर डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए भी इंडिया जो है काफ़ी अच्छी हेल्प कर सकता है। लास्टली, ऑयल सेक्टर जो है उसमें यहाँ पर एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट रेवेन्यू, ये सब होना चाहिए। नाइजीरिया इतना मतलब समझ लीजिए कि इतना अच्छा वहाँ पर है, लेकिन फिर भी इतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है कि वो मैच कर सके, है ना। तो ये हो रहा है। इंडिया के स्टेक अगर हम देखते हैं तो इंडिया का इंपॉर्टेंट स्टेक है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस ऑफ नाइजीरिया में, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, है ना। मतलब कॉमनवेल्थ कंट्री, फ्रेंडली कॉमनवेल्थ कंट्री तो है ही, लेकिन 50,000 पीपल जो इंडियन ओरिजिन के और नाइजीरिया में रहते हैं, तो मतलब क्या है, वही अगेन रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ेगा अगर कोई भी प्रॉब्लम आते हैं तो। लार्जेस्ट नॉन अफ्रीकन कम्युनिटी देखने को मिलती है। इंडिया अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पर जो लोकल कंडीशंस को सूट करे, 135 इंडियन ओन्ड कंपनीज हमें वहाँ पर देखने को मिलती है ना। तो ये चीज़ है यहाँ पर। टोटल इंडियन इन्वेस्टमेंट अगर हम देखते हैं तो $10 बिलियन का हमें देखने को मिलता है। तो काफ़ी इंडिया का अगर स्टेक अगर हम देखते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा वहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इंडिया के रिलेशंस नाइजीरिया के साथ काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, इसलिए नाइजीरिया का अच्छा रहना ज़रूरी है। क्लियर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एनवायरमेंटल इकोलॉजी, अगेन एनवायरमेंटल इकोलॉजी के ऊपर कौन सा हमें न्यूज़ आर्टिकल आज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कार्बन के बारे में है, ठीक है, कार्बन के बारे में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम आ गए। तो बेसिकली क्या है, इंडियन सिटीज़ जो है बिकम लो कार्बन। इंडियन सिटीज़ लो कार्बन कैसे हो सकती है? देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि बाय 2050 7 बिलियन पीपल जो है वो यहाँ पर रहेंगे, है ना, सिटीज़ में। 2020 इटसेल्फ अगर हम देखते हैं तो $29 ट्रिलियन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर हेल्थ हज़ार्ड जो है और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, मतलब एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से जो लोगों की जानें हैं वो जा सकती है, लाइवलीहुड जा सकता है, एसेट्स जा सकते हैं, सोशल वेलबींग जा सकती है। समझ लीजिए मुंबई जो है वहाँ पर हम आज बोलते हैं कि भाई यहाँ पर इसने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना ली, इसका इतना बड़ा है, मन्नत है, गैलेक्सी अपार्टमेंट है, फलाना है, ढिमकाना है। सोचिए कि सब कुछ अगर पानी में डूब गया, सब कुछ चला गया, एसेट सब कुछ चला गया, है ना। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्या है, किसकी वजह से है? क्लाइमेट चेंज की वजह से है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जो एनवायरनमेंट पर वो भी डाल रहा है ना। तो इसीलिए क्या है कि हमारे कार्बन को कम करना ये भी ज़रूरी है। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, ट्रांजिशनिंग टू लो कार्बन और इवन नेट जीरो सिटीज़ रिक्वायर अस टू इंटीग्रेट मिटिगेशन एंड अडॉप्टेशन ऑप्शन। अगर हमको नेट ज़ीरो मतलब क्या होता है, जितना हम इमिट कर रहे हैं उतना हमारे नेचर के पास क्षमता है उसको लेने की। जैसे दारू होती है ना, कि आपकी कैपेसिटी है 2 बियर की बॉटल पीने की, और आप 2 ही बियर की बॉटल पी रहे हो तो आपका शरीर जो है वो स्टैग्नेंट है, हलचल बिल्कुल नहीं कर रहा है, वैसा स्थिर है। लेकिन समझ लीजिए आपकी कैपेसिटी 2 बियर की, आपने मार ली 4 बियर, तो फिर आपकी डोलने लगोगे, है ना, कुछ भी बोलने लगोगे, है ना, एक गर्लफ्रेंड के पास दूसरी गर्लफ्रेंड का नाम लेने लगोगे, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये जो है ये समस्या यहाँ पर हो रही है कि जितनी एनवायरनमेंट के पास कैपेसिटी है कार्बन को लेने की, उससे ज़्यादा हम इमिट कर रहे हैं। तो अगर नेट जीरो मतलब क्या होता है, उतना ही इमिट करना जितना हमारा एनवायरनमेंट ले सकता है। तो यहाँ पर हमें मिटिगेशन एंड एडॉप्टेशन करने की ज़रूरत है मल्टीपल सेक्टर्स में, एनर्जी बोलिए, बिल्डिंग बोलिए, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्री, अर्बन लैंड, सब में। इसको सेक्टर कपलिंग अप्रोच जो है वो कहा जाता है, कि सेक्टर के साथ कपल किया जाए, है ना। तो यहाँ पर ट्रांजिशन की क्या है, ट्रांजिशन कुड रिड्यूस अर्बन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन बाय 74%। अब यहाँ पर बेसिकली आप देखोगे तो हमें करना क्या है, यहाँ पर क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना है। हम जितना क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे उतना ही अच्छे हमारी टेक्नोलॉजीज़ ये सब डेवलप भी होगी, प्लस हमारा जो कार्बन इमिशन है वो भी लो रहेगा, है ना। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन है वो इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए डिमांड और सप्लाई दोनों ही साइड में। अब यहाँ पर सप्लाई साइड में मतलब क्या है, सप्लाई साइड में मिटिगेशन का मतलब होता है कि फॉसिल फ्यूल को फेज आउट कर देना, जो रिन्यूएबल्स है उनको इंक्रीज़ करना, है ना। तो ये हो गया कार्बन टेक्नोलॉजी, स्टोरेज टेक्नोलॉजी जो उसको बढ़ाना, ये हो गया सप्लाई साइड में। वही डिमांड साइड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अवॉइड, शिफ्ट एंड इम्प्रूव। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मटेरियल, एनर्जी, ठीक है, जो सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं फॉसिल फ्यूल के लिए विद रिन्यूएबल्स, वो सारी चीज़ें करना। दूसरा यहाँ पर रेसिडुअल इमिशन जो है एनर्जी सेक्टर में, उसको भी यहाँ पर सही तरीके से काम करना, मतलब उसको कम करना। अलग अलग जो सिटीज़ है वो अलग अलग अप्रोच अपना सकती है सिटी वाइज, मतलब समझ लीजिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है उसकी तरफ बढ़ना, ट्रांजिशन करना, फॉसिल फ्यूल जो क्लीन एनर्जी है उसकी तरफ बढ़ना। जो सिटी है, मतलब बेसिकली लैंड यूज़ पैटर्न जो है वो सही तरीके से करना, ठीक है। जो अर्बनाइजेशन है उसको इस तरीके से बनाना कि भाई यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसका लोग ज़्यादा इस्तेमाल करें, उसको और ज़्यादा बढ़ाना। प्लस उसी के साथ साथ सिटी को इस तरीके से प्लान करना कि जो वर्क है वो यहाँ पर रेसिडेंशियल के पास आए, जो काम पर वो जा रहे हैं। समझ लीजिए कि अगर मेरा जो ऑफिस है वो गांव के बहुत बाहर है, रहूँगा तो मैं गांव में ही ना, है ना। तो यहाँ पर क्या है, गांव के बाहर है, तो मुझे समझ लीजिए 20 मिनट से आधा घंटा जो है वो लग रहा है काम पर जाने के लिए, तो उतनी यहाँ पर गाड़ी चल रही है, पेट्रोल चल रहा है। समझ लीजिए अगर मेरा 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे रहे तो फिर क्या होगा, बड़ा ही शानदार हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एनर्जी डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। तो मतलब क्या है, हमारे कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोच जो है वो हमने रखना चाहिए, जिससे कि एनर्जी एनवायरनमेंट इनजस्टिस जो हो रही है उसको हम सही तरीके से टैकल कर सकें, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये हो गया हमारा एनवायरनमेंट का। अब हम आते हैं पॉलिटी केस पर। तो पॉलिटी जो है, पॉलिटी केस में हमें 2-3 चीज़ें, एक तो मैंने आपको बोला सेडिशन जो है ना, सेडिशन वो ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है, तो इसलिए सेडिशन जो है वो हम यहाँ पर कवर नहीं करेंगे। बाकी पॉस्को जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो वो भी हमने कवर किया हुआ है, तो वो भी आप यहाँ से जो PDF में शेयर करूँगा, तो आज मैं PDF शेयर कर दूँगा। अब तक का जितना हुआ है सारा PDF शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, आपके पास सारी चीज़ें एक साथ आ जाएगी। तो ये यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें करना, तो वो रिवाइज़ करना आपके लिए ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर जो डॉग है ना, उसका यहाँ पर आ रहा है, स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर जो आपको बेसिकली ये है वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यही है, ह्यूमन और डॉग कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हो रहे हैं।
कैसे हम इसको टैकल कर सकते हैं जो ह्यूमन और डॉग कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अब देखिए ह्यूमन अप्रैल में 65 ईयर ओल्ड वुमन जो है श्रीनगर में उस पर अटैक हुआ डॉग का, स्ट्रीट डॉग्स का, ठीक है, ये हो रहा है। अब ये पुअर वेस्ट मैनेजमेंट से भी इसको जोड़ा जा रहा है कि पुअर वेस्ट मैनेजमेंट है, इसकी वजह से भी डॉग्स जो है, स्ट्रीट डॉग्स इतनी संख्या बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है ना, हम कूड़ा कचरा जो है वो रखते हैं, पूरा का पूरा भर रहा है। अब स्ट्रीट डॉग्स जो है उनको खाने को मिलता नहीं है तो कहाँ जाएंगे, तो वो यहाँ ही पर आएंगे खाने के लिए। अब ये खाने के लिए आ रहे हैं तो फिर यहीं से खाना जो है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट अगर हो जाए लोगों के बीच में तो फिर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट तैयार होते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड में जो साउंड आ रहा है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्या है, खाना बन रहा है घर पे, तो उस वजह से थोड़ी नॉइज़ जो है वो थोड़ा बियर कर लीजिए। ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पर ये हो रही है। तो मतलब बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पर कूड़ा कचरा है, उसमें से खाने के लिए डॉग्स आते हैं, जिसकी वजह से मतलब बेसिकली क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट अगर हम सही तरीके से करें तो डॉग्स यहाँ पर आएंगे ही नहीं, डॉग यहाँ पर आएंगे नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो होगा ही नहीं। तो ये कुछ हमें देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पर ये भी बोला गया है कि भाई यहाँ पर ये होता है, मतलब जो उनका बर्थ कंट्रोल है वो जो यहाँ पर किया जाए, तो वो भी लेकिन क्या काम किया है। जैसे कि क्या है कि यहाँ पर जो बर्थ कंट्रोल है उसने यहाँ पर कितना काम किया, लेकिन फिर से बर्थ कंट्रोल करने के बाद भी फिर से उनकी तादाद जो है बढ़ी रही है। प्लस उसी के साथ साथ कन्फाइनमेंट कर देना, उनको कोई पर्टिकुलर एरिया में रिस्ट्रिक्ट कर देना, तो ये भी अगर हम करते हैं तो ये भी अनवाइबल सूटेबल है इकोनॉमी के लिए। अगर हम देखें कितने हम उनके लिए घर बनाएंगे, है ना, मतलब गवर्नमेंट कितना बनाएगी, तो ये भी यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर पेट ओनरशिप जो है ये यहाँ पर इररिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप हो रही है। क्या हो रहा है कि यहाँ पर अडॉप्ट कर लेते हैं, घर पे लेकर आते हैं, फिर उस कुत्तों को छोड़ देते हैं, तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। वही फिर यहाँ पर ब्रीडिंग करते हैं, वही यहाँ पर काटते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये सब यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए ये तो हो गया नॉर्मल जो हमने आर्टिकल्स में देखा, लेकिन अगर हम यूपीएससी में लिखना है तो सही तरीके से आंसर डेवलप, क्योंकि ये मेंस में आ सकता है, प्रीलिम्स में नहीं आ सकता है। तो मेंस में अगर आ सकता है तो मेंस में क्या लिखना है, रीजंस जो है, ग्रोइंग इंटॉलरेंस टुवर्ड्स स्ट्रीट डॉग्स, तो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, ये इन्वेस्टिगेटर ऑफ वायलेंस होते हैं, ये रियल मतलब रियल पावर नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एनीवे आइडेंटिफाई करना ताकि डॉग जो है वो पीसफुली रह सके। अभी मैं आपको बता रहा हूँ मेरे घर के पास का एग्जांपल। मेरे घर के पास एक आदमी है, घर के पास मतलब थोड़ा दूर है, तो वो जो आदमी है उसकी कुछ कोंबड़ियाँ जो है वो कुत्ता खा रहा था, स्ट्रीट डॉग। तो उसने क्या किया, उसने जहरीला पेड़ा लाया और जहरीला पेड़ा जो है वो खिला दिया। वो 2-3 स्ट्रीट डॉग जो है उसकी वजह से मर गए। उसकी वजह से ये जो लोग हैं यहाँ पर एसोसिएशन वाले आ गए। तो ये मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या है, एथिकल डिलेमा भी आ जाता है कि भाई करे क्या इंसान, है ना। गवर्नमेंट अगर कुछ नहीं कर रही है, गवर्नमेंट अगर स्ट्रीट डॉग जो है वो अगर ऐसे नुकसान कर रहे हैं तो फिर क्या करे, लेकिन स्ट्रीट डॉग्स की भी जान है, तो वो भी स्ट्रीट डॉग भी क्या करे, उसको भी ये खाना ही है, उसको थोड़ी समझ रहा है ना। तो एनिमल इंस्टिंक्ट, ये अग्रेसिव हो जाते हैं, अगर कोई थ्रेट उनको लगता है तो वो अटैक कर देते हैं, है ना। तो ये चीज़ है, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल जो है ये हमें देखने को मिला है, जहाँ पर अमेंड किया गया है कि भाई तुम ज़्यादा ये नहीं कर सकते हो। गवर्नमेंट ने कई सारे रेगुलेशंस लाए हैं कि भाई इंपोर्ट जो है और पेडिग्री डॉग वो प्रोहिबिट करना, है ना। लॉ कमीशन के द्वारा पेट शॉप रूल्स जो है वो यहाँ पर नोटिफाई किए गए हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रीट डॉग ये भी है, डॉग का ज़िंदा रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर डॉग नहीं रहेंगे स्ट्रीट पर तो बाकी जो स्पीशीज़ है उनकी तादाद बढ़ जाएगी, जैसे रैट्स हो गए, माइस हो जाए, मुंगूस हो गए, कॉकरोचेस हो गए, ये यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो ये फूड वेब है, ये आप ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एलिमिनेट ही कर दो। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इफेक्टिव स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन जो है एनिमल बर्थ कंट्रोल की वो लानी चाहिए, प्लस प्रोएक्टिव अप्रोच रखना चाहिए। एडॉप्टेशन जो है इंडियन डॉग्स का उसको एनकरेज करना चाहिए। नेटिव ब्रीड जो है डॉग की उसको प्रमोट करना चाहिए, है ना, जिससे बेटर इम्यून सिस्टम, ग्रेट पेट जो है वो बन सके। तो ये चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी एक बेंचमार्क जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर है LGBTQIA प्लस कम्युनिटी जो है वो इनको यहाँ पर सही करने की ज़रूरत है। मतलब बेसिकली क्या है, उनकी जो हालत इतनी ख़राब हो रही है उसको बेटर करने की ज़रूरत है, ये आर्टिकल बात कर रहा है। LGBTQIA अगर हम देखते हैं तो एब्रिविएशन है ऑफ लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, है ना, इंटरसेक्स, असेक्सुअल एंड मोर। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ रहा है। तो ये डिस्क्राइब किया जाता है सेक्सुअल ओरिएंटेशन या फिर जेंडर आइडेंटिटी पर। अभी देखिए हिस्ट्री ऑफ रिकॉग्निशन अगर हम देखते हैं तो ये सदियों से काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हुए हैं। मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो इनको सही, मतलब आज भी अगर हम देखते हैं तो हमारी कम्युनिटी में हालांकि अभी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इक्वालिटी जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन स्टिल यहाँ पर अभी भी अगर हम देखते हैं तो उनको एक अलग नज़रिए से देखा जाता है।
तो ये कुछ हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ रिकॉग्निशन है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1861 देन 1977, है ना, ये शकुंतला देवी पब्लिश की फर्स्ट स्टडी ऑफ होमोसेक्सुअलिटी इन इंडिया, जिसको वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स जो है वो कहा जाता था। तो ये किसने किया, ये आपको एग्जाम में आ सकता है। 1994 लीगली गारंटेड वोटिंग राइट जो है वो यहाँ पर दिए गए थे 3rd 6। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो उसने रूल किया, ट्रांसजेंडर पीपल जो है शुड बी ट्रीटेड एज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ जेंडर। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में है, तो इस पर कुछ भी क्वेश्चन जो है एग्जाम के द्वारा पूछा जा सकता है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने LGBTQI कम्युनिटी को फ्रीडम ऑफ सेफली एक्सप्रेशन टू द सेक्सुअल ओरिएंटेशन दिया है ना। तो ये हमें देखने को मिलता है। 2019 में पार्लियामेंट ने ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट जो है वो एनैक्ट किया, लेकिन काफ़ी चैलेंजेस अभी भी वो फेस कर रहे हैं, जैसे कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो है आज भी उनके साथ होता है, इंक्लूडिंग जो प्रिजन्स है वहाँ पर भी काफ़ी वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, एजुकेशन जो है वहाँ पर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, वर्क प्लेस, हाउसिंग, हेल्थ केयर, सभी जगहों पर, है ना। तो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए क्या होता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है उनको जॉब करने में भी, ओपनली अपना ओरिएंटेशन बताने में भी। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इनका इंडिविजुअल जो है अगर आप देखोगे तो ये मीडिया, पॉलिटिक्स, गवर्नेंस कहीं पर भी इतना अच्छा रिकमेंडेशन जो उनका है वो मिल नहीं रहा है ना। तो ये है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो है वो यहाँ पर आते हैं कि भाई फिर अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो क्राइम, अब्यूज़, बुली, ये सारी चीज़ें जो है ये विक्टिम्स उसके वो बन जाते हैं, हरासमेंट उनके साथ होता है, इनसिक्योरिटी जो है कम्युनिटी में वो फेस करते हैं, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स है। होमलेसनेस जो है वो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर उनको घर के बाहर फेंक दिया जाता है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होती है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, सपोर्टिव पॉलिसीज़ एंड लॉज। देन उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले तो अवेयरनेस फैलाना कि भाई वो कोई दुश्मन नहीं है, वो कोई बुरे नहीं है, वो भी हमारे तरह ही है ना। तो यहाँ पर अवेयरनेस फैलाना। और एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ पर लगी है वो है कि फ्रॉम स्पेशल ट्रीटमेंट टू इक्वल ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। यही यहाँ पर मुझे जो कौन बना करोड़पति है ना उसमें देखने को मिला था। एक बार जो महिला है वो आई थी और उन्होंने बोला था कि मेरा बच्चा जो है वो दिव्यांग है। तो वहाँ पर जो अमिताभ बच्चन है उन्होंने बोला था कि ये भगवान का रूप होते हैं, इनको ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना। तो वो माता जो है उन्होंने कहा था कि भगवान बनाना बंद कर दो, मेरा बच्चा इंसान है, उसको भगवान मत बनाओ। भगवान बनाने के चक्कर में उसको कम्प्लीटली अलग बनाया दिया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, स्पेशल ट्रीटमेंट के बजाय इक्वल ट्रीटमेंट यहाँ पर ज़रूरी है सभी के लिए। तो ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। बेटर पेरेंटिंग जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए कि भाई क्यों प्यार करो, क्यों घर के बाहर फेंक रहे हो। तो ये चीज़ें हमें कुछ जो है सोल्यूशन ओरिएंटेड देखने को मिलती है। तो यहाँ पर वर्ल्ड ओशन डे जो है वो हमें देखने को मिलता है, जो 8 जून को किया जाता है। स्टैब्लिश किया गया इंटरनेशनल सेंटर फॉर ओशन डेवलपमेंट कनाडा के द्वारा। और 2023 की थीम जो है वो है प्लैनेट ओशन ट्रेड्स टाइड्स एंड चेंजिंग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, ओशन मोटिव, ये सब यहाँ पर अवेयरनेस फैलाया जा सके। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देन उसकी हिस्ट्री जो है वो कुछ इस तरीके की है जो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो कभी कभार क्या है जैसे अभी हैंडलूम डे जो है उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया था, तो ये चीज़ आपको पूछी जा सकती है। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो इस तरीके से आज का हमारा न्यूज़पेपर जो है वो ख़त्म होता है। बाकी आप MM अकेडमी ऐप जो है वो डाउनलोड करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको ज़बरदस्त कोर्सेज देखने को मिलेंगे, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट, लोएस्ट प्राइस पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।